आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। 92.7 बिग एफएम पर स्वागत है आपका एक बहुत ही खास शो जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड। मैं सिद्धार्थ, मेरे साथ जानी मानी फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सोमाया। और आज एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, रमेश सिप्पी साहब। सर, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका। जिन्होंने सीता और गीता बनाई हो, जिन्होंने शोले बनाई हो, उसके बाद शान, शक्ति, सागर, वो इंसान टीवी की तरफ क्यों रुख करेगा, वो भी उस जमाने में जब लोग टीवी की तरफ नहीं आते थे? ये सवाल जानना चाहेंगे रमेश सिप्पी साहब से। यू आर अ पायनियर ऑफ सॉर्ट्स। कई चीजें आप लेकर आए हैं हिंदुस्तान में, मैं तो मानूंगा ऐसा। टीवी में एंट्री का फैसला, उस समय फिल्म प्रोड्यूसर्स टीवी में एंट्री नहीं लेते थे। आप कहीं ना कहीं पायनियर रहे हैं उसमें भी। आपके बाद लोग आने शुरू हुए हैं टीवी पे। अगर 87 देखूं, 88 देखूं तो फिर रामायण और महाभारत शुरू होते हैं। बुनियाद का आइडिया कैसे आया कि टीवी में आने का फैसला कैसे किया आपने? मैंने सागर बनाई थी जो 85 में बनी थी, तो उसके बाद मैं कुछ देर तक ये कंफ्यूजन में रहा, अब किस तरह मैं जाऊं, किस तरफ मुड़ूं। अंदाज बना ली, सीता और गीता बना ली, शोले बना ली, शान बना ली, शक्ति बना ली, सागर बना ली। ये एक ऐसा पीरियड था मेरे लिए। और फिल्म में और कुछ वो पायरेसी शुरू होने लगी और कुछ अजीब सा माहौल, वीडियो आ गया था उसमें, वीडियो आ गया और फिल्में वहाँ बहुत लोग घर पे बैठ के देखने लगे और ऐसा हो गया। तो माहौल कुछ बदल रहा था, ज़माना बदल रहा था अराउंड मी। तो मैं जब तक कुछ फैसला करूं क्या और कैसे फिल्म बनाऊंगा, तब तक एक न्योता आ गया वहाँ से, दिल्ली से, कि आप लोग दूरदर्शन के लिए क्यों नहीं कुछ करते। उन्होंने एक सजेशन दी कि पार्टीशन पे फिल्म बने। आपकी फैमिली भी पार्टीशन से अफेक्टेड जी रही जी, है, राइट? पार्टीशन एक ऐसा सब्जेक्ट था जो ना फिल्म ना टेलीविजन पे अटेम्प्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन। जब ये ख्याल टेबल पे रखा गया, ये बात रखी गई, तो हमने सोचा कि लिखेगा कौन इसे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक राइटर जो हैं जोशी साहब, उन्होंने कुछ 2-3 मनोहर श्याम जोशी। तो जब उनसे मुलाकात हुई तो मुझे महसूस हुआ कि ये आदमी में दम है। हम बैठे, मैंने कुछ वेस्ट के भी सीरियल्स देख लिए। उनमें से एक बात समझ में आई कि हर एपिसोड जो एंड होगा उसमें एक ऐसी बात होनी चाहिए कि अगला एपिसोड देखने का दिल करे, हुक रहे। तो ये बात मैंने, जैसे फिल्मों में की, वो एक एब्जॉर्ब करके रख ली मैंने। कहानी जिस तरह भी हो, जब एपिसोड ख़त्म हो वो एक फीलिंग आ जाए कि अरे यार अब अगली जरूर देखी। और उस समय तो और हफ्ते के बाद आता था, ट्वाइस अ वीक, ट्यूसडेज एंड सैटरडेज। तो जैसे हम बैठे और वो कहानी बनाने लगे साथ में, ये हमेशा जहन में रखा कि ये हुक होना चाहिए। एक तरफ वो रखा और बाकी जो मटेरियल था बहुत उम्दा उन्होंने लिखा। कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया खिल कर आ गए। और हम NSD से हमने सारे एक्टर्स लिए, नए नए लोग। और अजीब बात है, जावेद साहब ले आए थे राजू जी को। अच्छा, इनका आप टेस्ट लीजिए, आपको शायद अच्छी लगे ये। जो भी एक्टर आते रहे, मजहर खान, कमल जी, दिलीप ताहिल, सब वर्किंग राउंड द क्लॉक 11 to 11 एंड वन संडे अ मंथ व्हेन देयर वाज नो शूटिंग। मैं बैठता था जोशी साहब के साथ कि अगली कड़ियाँ कैसे बने और कौन सी कहानी कहाँ ले जाएं। आपको मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि रमेश सिप्पी के बारे में ये मशहूर था कि वो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं मगर बहुत समय लगाते हैं। ही सच अ परफेक्शनिस्ट, एक ही शॉट बार बार करते हैं। और फिल्म अगर 1 साल का समय दिया गया है तो वो 2 साल के बाद ख़त्म होती थी। टेलीविज़न का एक और था कि जो फीडबैक मिलता था उसे भी इंक्लूड करना होता, ध्यान में रखना पड़ता था आगे बढ़ती कहानी में। बुनियाद was the Sholay of television, I would say. History, yes. Magnum opus था ये। It made history. It's still remembered. अभी दूरदर्शन पे फिर से दिखाते हैं वो। सिप्पी फैमिली की तीसरी जनरेशन भी तैयार हो चुकी है। कैसे देखते हैं रमेश सिप्पी साहब उनको, और आजकल किस फिल्म पर काम कर रहे हैं, जानेंगे खुद रमेश सिप्पी साहब से। बस सबसे थोड़ी देर में सुनते रहिए वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम।